नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खसूसी तौर पर वतन अजीज के उन हीरोज के नाम जो अपनी जाने कुर्बान के लिए भी इस चीज को खातिर में नहीं लाते कि उनके खानदान, उनके कबीले, उनके अजीजो अकारिब, उनके प्यारे किन मसाइब से जूझेंगे उनके जाने के बाद। बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद अल्लाह की मखलूक की खिदमत होती है। लेकिन जब हम इन हीरोज की बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे जरूर जाना चाहेंगे। ये वही हीरोज हैं जिनके हवाले से अमूमी रवैया क्या है, अमूमी थॉट क्या है कि ये वो लोग होते हैं जो मुआशरे को नोचते हैं, मुआशरे को खा जाते हैं। हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन इदारों के लाइनमैन्स की, यानी वो लोग जो आपके घर तक बिजली की तरसील को यकीनी बनाते हैं। मैंने दो किस्म के थॉट्स बताए, ये दोनों थॉट्स इसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल शहादत के हवाले से चूंकि बात करें, मैं यहीं पर एक स्टैट रखना चाहूंगा कि जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक एक महीने में 7 लाइनमैन अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, यानी शहादत को सीने से लगा लिया। और ये हादसात, ये वाकयात कब होते हैं? जब वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। एक बड़ा सवाल है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, इनके खानदानों कबीलों के लिए? अरे नहीं, कतई नहीं। ये सवाल उन जालिमों के लिए है जो एक लम्हे के लिए भी मजलूम की दादरसी तो दूर की बात, उसकी हिफाजत के मामलात को यकीनी नहीं बना सकते। अगर वतन अजीज के आइन को, कानून को देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन और बिलखसूस वो सरकारी मुलाजमीन जो अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे होते हैं सिर्फ निजाम को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए, उनकी सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे हादसात, वाकयात हैं, फुटेजेस मौजूद हैं जो इस वक्त भी विंडो में मौजूद हैं। मैं बहुत तकलीफ के साथ ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दर्जनों ऐसे लोग हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो हादसात में जिंदा तो बच गए, लेकिन वो अपनी जिंदगी इस्तकामत के साथ आगे चलाने के काबिल नहीं है। सरकार क्या कहती है? और यार मुंडे नू नौकरी तो दे देती है, और की करिए? और यार आपकी पेंशन तो आ रही है, रियासत आपके लिए और क्या करे? भाई, एक लम्हे के लिए यही दलील, यही जवाज अपने घर पर नाफिज करके देखें, अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों पर नाफिज करके देखें जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए दूसरा थॉट मैंने बताया, जिनकी आसाइश आफियत के लिए मामलात करने के बाद दूसरा थॉट मुस्तहकम हो जाता है, जो एक मनफी थॉट है, तो आपको लग पता जाएगा। वो कहते हैं ना पंजाबी, नक दियां लकीरां निकल जाएंगियां। लेकिन नहीं, आम आदमी है, गरीब आदमी है, लाइनमैन है, इसको किसने पूछना है? हाँ, अगर सीईओ की बात होती, अगर किसी बड़े अफसर की बात होती तो समझ आती थी। वजीर आजम पाकिस्तान को भी पता चलता कि जनाब मेरा फलां ब्यूरोक्रेट जो है वो फलां जगह पर करंट लगने के बाद किसी हादसे का शिकार हो गया। मेरे मुंह में खाक ये बात करते वक्त। लेकिन समझे इस बात को, 7 लाइनमैन मर जाते हैं, वजीर आला पंजाब को समझ नहीं आती। पंजाब में हो रहा है ना भाई, वजीर आजम पाकिस्तान को तब्दीली के दिलदादा भी हैं, लेकिन वो इस मामले में कतई नहीं सोचेंगे। हम एक लाइनमैन के घर हैं जी, 2 तारीख को उनके साथ हादसा होता है और उस हादसे के बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। महकमे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नौकरी? यार बाप की कुर्बानी पर ये नौकरियां सदके वारी जाती हैं, लेकिन रियासत मुकद्दम होती है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो माएं अपने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा बेटा गवा देती हैं, लेकिन सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस के लिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर 100 भी होते तो कुर्बान थे। ये रवैया मस्बत रवैया है। लेकिन अगर इस रवैये के साथ साथ रियासती मशीनरी और जिम्मेदारान नालायकी का मुजाहरा करें तो फिर ये मस्बत रवैया नहीं रहता, ये नालायकी, नाअहली का रवैया रह जाता। फैमिली से मिलेंगे, समझेंगे कि हादसा, मामला कैसे हुआ, और उसके बाद
کیا کیا گیا ذمہ داران کی طرف سے. اور جب میں ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں تو میں ان کے ساتھی, ان کے بھائیوں کی اور یونینز کی بات نہیں کر رہا. یونین ظاہر اپنے تئیں کندھے سے کندھا ملاتی ہیں, لیکن میں بات کروں ان افسران کی جو تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی کہ ہماری لیڈرشپ میں کام کرنے والے لوگ ہمارے ہیں, ہم ان کے والی ہیں, ہم ان کے رکھوالے ہیں. وہ کہاں پر ہیں؟ کیا انہوں نے ایک لمحے کے لیے آ کے پوچھا بھی کہ بھائی بیتی کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ سمجھتے ہیں فیملی سے. لائن مین ظفر خان صاحب کی فیملی ہمارے ساتھ ہے اور یہ سوگوار فیملی ہے. وجہ کیا ہے کہ 2 اگست کو ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں ظفر خان صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں, شہادت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. ان کا خاندان, ان کا قبیلہ موجود ہے یہاں پر. چونکہ یہ سوگوار فیملی ہے تو میں قطعی یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے, ان سے کوئی ایسا کویسچن کیا جائے جو کویسچن ان کو تکلیف دے. لیکن میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ان کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں پتا ہوتا تو ہم کون سے کمال کر دیتے ان کی آسائش, ان کی عافیت کے لیے. تو بھائی جو سن رہا ہے, اختیار موجود ہے, قلم ٹوٹا نہیں ہے, اس کو موت نہیں پڑی, تو جناب اس کو استعمال کیجئے گا ان کی آسانی کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام لائن مینز کی فیملیز کی آسانی کے لیے. اگر کر سکے, نہیں کرنا چاہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ خود ہی انشاءاللہ اپنے وقت کے ساتھ سنبھل جائیں گے. ظفر خان صاحب کے بڑے بیٹے جی, دکھانا چاہوں گا, یہ اپنے والد کو کھو چکے ہیں. عمر میں آپ کے سامنے ایک مکمل ایک جوان آدمی لگ رہا ہے, لیکن ہی از اے کمپرومائزڈ پرسن. ہم ان سے بات نہیں کر پائیں گے. یہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر بات کرنے کی صلاحیت اس طریقے سے نہیں رکھتے. ان کی شخصیت میں اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ہیں, میں ان کو مسائل نہیں کہوں گا. obviously اگر ایک جانب کوئی مسئلہ ہے تو دوسری جانب اللہ نے کسی بڑی صلاحیت سے نوازا ہوگا. بہرحال ہماری تعزیت سر قبول کریں, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں جی, ان سے سمجھتے ہیں یہ بات کر پائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جی, سب نے جانا ہے, وقت کے ساتھ جانا ہے, جو وقت متعین ہے اس پر جانا ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور آپ بحیثیت خاندان قبیلہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. سمجھنا یہ چاہوں گا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے باپ کو کھو دینا, اور اچانک سے کھو دینا یہ اس سے بھی بڑی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ٹھاک گھر سے گیا, بچوں کو پیار دے کر گیا, بچے منتظر ہیں کہ والد صاحب آئیں گے, معاملات زندگی آگے چلیں گے, لیکن والد صاحب نہیں آئے, اطلاع آ گئی. جب آپ کے علم میں آیا تو احساسات جذبات کیا تھے, کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح والد صاحب جب آفس جاتے تھے تو وہ پیار دے کے جاتے تھے, نصیحت کرتے تھے, کہتے تھے کہ سب کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اخلاق سے عزت سے پیش آؤ, اور ہمیشہ کی طرح پیار دے کے جا رہے تھے. اور بس اچانک سے جب یہ خبر ملی تو آپ کو اطلاع کیسے ملی؟ یونین کی طرف سے اطلاع دی گئی, دفتر کی طرف سے اطلاع دی گئی, ان کے کسی ساتھی نے دی؟ جی دفتر کی طرف سے ملی ہے, اطلاع ملی ہے. تو میں جاب میں تھا, ڈیوٹی میں, اور پھر مجھے کال ملی, پھر میں ڈیوٹی آف کر کے وابڈا ہاسپٹل پہنچا. تو تب ان کی کنڈیشن دیکھنے والی نہیں تھی اور بہت ہی نازک حالت تھی. اور وابڈا ہاسپٹل میں نہ ڈاکٹرز تھے نہ سٹاف تھا. واقعی؟ جی ایسا ہی ہے, اور کوئی بھی امداد نہیں تھی وہاں پہ وابڈا ہاسپٹل میں. میں یہ بات آپ سے ضرور سمجھنا چاہوں گا, کرنٹ لگنے کے بعد زخمی ہو گئے, زخمی حالت میں ان کو پہنچایا گیا ہسپتال جو بھی تھی وہ ضرور بتائیے گا. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس بھائی کا جو لینمن صاحب ہے, اور جو شانی بھائی جو ڈرائیور ساتھی جو تھے جی, جو ابو کے ساتھ ہے موقع پہ. تو میں جتنا بھی شکریہ کروں کم ہے, انہوں نے اپنے تئیں مکمل کوشش کی, جتنی کوشش کی ہے میں ان کا احسان پورا نہیں کر سکتا زندگی بھر بھی, کیونکہ جتنی بھی انہوں نے ایفرٹ کی میرے والد صاحب کے لیے, وہ جو مہلت ملی ہے ہمیں اپنے والد صاحب کو دیکھنے کی, ان کی خدمت کرنے کی, تو میں ان کو سلام کرنا چاہوں گا. اور تو انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچے, وابڈا ہاسپٹل. تو جو میں نے دیکھا وہاں پہ, تو وہاں پہ نہ اسٹاف نہیں تھا,
اور ڈاکٹرز بھی نہیں تھے. کہاں تھے اسٹاف اور ڈاکٹرز؟ آئیڈیا نہیں ہے, بس وہ میں جو مجھے نظر آیا میں نے موقع پہ ہی بس انہیں جناح ہاسپٹل شفٹ کروانے کی. تو وہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہ ہمارے جو وابڈا کے یونین کے ٹیم ہے جو یونین کی, انہوں نے سٹارٹ سے لے کے یونین والوں کو اللہ راضی رکھے. دیکھیں سمجھے میری بات سمجھے, آپ کے والد محترم اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ یونین کے امپلائے نہیں تھے, یونین والے ان کے بھائی تھے, ان کے ساتھی تھے, ان سے محبت کریں, اللہ ان سے محبت کرے. وہ امپلائے تھے ریاست کے محکمے یعنی لیسکو کے. لیسکو کا کوئی ذمہ دار آپ کے گھر آیا, کوئی بڑا افسر آیا, کسی نے آ کر کوئی تعزیتی پیغام بھیجا؟ ماشاءاللہ سارے مطلب چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک اے سی اور چیئرمین صاحب مطلب اوور سارے آفیسر آئے ہیں. انہوں نے چلیں پھر تو اچھی بات ہے اگر وہ آئے ہیں تو. یعنی آپ مطمئن ہیں کہ لیسکو نے آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا, آپ خوش ہیں اس چیز سے؟ چلیں اچھی بات ہے. چلیں اگر یہ خوش ہیں تو آئی مسٹ اپریشیٹ ان ذمہ داران جن افسران نے ان کا ساتھ دیا, میں ان کو شاباش دوں گا. پھر تو اس کے مطابق مجھے اس چیز کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ لیسکو کے افسران اپنے ساتھیوں کے حوالے میں ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں. انہوں نے یونین کے ساتھ مل کے یا یونین سے علیحدہ ان بچوں کے تحفظ کے انتظامات مکمل کر دیے. تھمز اپ فار یو. علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر. پہلے تو اللہ کا حکم, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمایا. آپ سے بھی اس معاملے میں افسوس تو ہے, لیکن ظاہر اللہ کا نظام ہے. کیا دیکھتے ہیں انتظامات کتنے اچھے تھے, کتنے کمزور تھے؟ کیا والد صاحب کے پاس سیفٹی کٹ پوری تھی, سیفٹی گیجز پورے تھے؟ کیا ان کو سروسز دینے کے دوران ظاہر ہے انہوں نے کھمبوں پر چڑھنا ہوتا ہے اور پولز پر جا کے بجلی کی تمام معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے, کیا ان کے پاس تمام سہولیات پوری تھیں؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو کا جو کام ہے وہ پولز پہ چڑھ کر نہیں تھا. اچھا جی. باقاعدہ اے ایل ایم ڈیوٹی ہے ان کی, یعنی کہ لائن مین کے وہ ہوتے ہیں ہیلپر. تو ان کو زمین پہ یعنی کہ وہ کرنٹ لگا ہے, وہ کیبل جو ڈیمیج تھی, لیکیج تھی, یہ گریڈ والوں کو چاہیے تھا کہ اس کی پراپر اس کی کیا کہتے ہیں ان سے انسولیشن چڑھائیں یا اس کے جوائنٹ کریں جو بھی ہے. ننگی تار تھی, تار ننگی تھی, وہ اس میں لیکیج تھی, لیکیج کی وجہ سے ان کو کرنٹ لگا. اللہ پناہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو کافی کنڈیشن ان کی خراب تھی. ایک بیٹے ہونے کے ناطے میں تو نہیں دیکھ سکا, تو کافی بری حالت تھی ان کی. سب کچھ ان کی باڈی, یہ ہینڈ سب کچھ ڈیمیج ہو چکا تھا. تو جو ان پہ انکوائری ہونی چاہیے, گریڈ والوں کو چاہیے کہ وابڈا والوں کو چاہیے جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو پراپر کیا جائے. کسی نے انکوائری انیشیٹ کی ابھی تک؟ کوئی انکوائری اس پر بیٹھی ہمارے یا صرف کہانیاں بیٹھے ہیں؟ کوئی گریڈ میں سے کسی کو سسپینڈ بھی کیا انہوں نے, انکوائری ہوئی ہے تھوڑی بہت. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو ہمارے پاس جو افسران ایکسین صاحب آئے تھے, ابو کی یونین کا جو ہیں چیئرمین ذوالفقار شاہ صاحب, کافی نے ہمارے ساتھ ہاسپٹل جناح ہاسپٹل میں پوری رات ہمارے ساتھ رہے ہیں. جتنا وہ کر سکتے تھے ہمارے لیے انہوں نے کیا, اور اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. ساجد کاظمی صاحب, خورشید صاحب, سارے وہاں پہ آئے ہیں. بارش کے موسم میں انہوں نے وہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے ابو کی تعزیت کی ہے. تو بس جو حادثہ پیش آنا تھا وہ تو آ چکا ہے. اب اس چیز کو ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ اب ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کا نعم و بدل کوئی بھی نہیں ہے. یہ نوکری مل جائے گی, یہ پیسے مل جائیں گے, اس کا ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ہماری چھت جو تھی سر پہ سے چلے گئی ہے, وہ اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. اس کا دکھ ہم ساری زندگی رہے گا, ہم نہیں بھول سکتے اپنے ابو کو. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, عافیت کا. کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آئندہ ایسے حادثات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہی ہے کہ جو لائنمنز وغیرہ ہیں ان کو مکمل طور پر سیفٹی دی جائے, اور کٹس ملیں انہیں, جو کٹس جو حفاظتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دی جائیں. ٹھیک ہے, اور مکمل طور پر جو ہے جو فالٹ ان کو نظر آتا ہے گریڈ سے ہوتا ہے کہیں بھی اس کو کلیئر کیا جائے. اب وہ اللہ نہ کرے اگر وہ ہوتی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے, لیکیج وغیرہ نہ ہوتی تو ابو کی جان نہ جاتی. بہت جائز بات. ٹھیک ہے, یہ اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہیے. اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے لائن مین اے ایل ایم جتنے بھی ان معاملات میں شہید ہوئے ہیں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں نصیب کرے اور ان کا جنت میں دے ان کو. ہماری بس یہی دعا ہے. اور اللہ آپ کے لیے بھی عافیت کا رستہ جو ہے اس کو متعین فرمائے. اور بھی فیملی کے لوگ ہیں, یہ بچوں کے ماموں ہیں, ان سے میں سمجھنا چاہوں گا, ظاہر ہے یہ بھی یہاں پر موجود ہیں, تکلیف اور کرب کا معاملہ تو ہے. السلام علیکم سر. سر تعزیت قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کے عافیت اور آسائش کا معاملہ فرمائے ان کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بھی. سر
मैं ये चाहूंगा कि मसाइल कितने देखने पड़े, उस पर बात की सर जाए। मसाइल, इतने मसाइल थे, ये 3 हॉस्पिटल हमें चेंज करने पड़े हैं जी। जब ये हादसा हुआ है, पहले एक और ख्वाजा शहीद हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास से वायरस है जी। ट्रीटमेंट भी नहीं की उन्होंने, देखा भी नहीं, कोई सर्जन ने आगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट एम्बुलेंस में ये बाबडा हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाबडा हॉस्पिटल ये रीढ़ की हड्डी है, लाइनमैन। बिल्कुल ठीक कह अगर रहे हैं। इसको आपने ट्रीटमेंट नहीं करना तो नॉर्मल जो पेशेंट है, मेडिकल के पेशेंट है, उनके लिए तो और हॉस्पिटल बहुत है। बाबडा का तो जब भी नाम सुनते हैं बाबडा हॉस्पिटल का, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद करंट लगने का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बिजली का काम है, वो हॉस्पिटल होना चाहिए बर्न के लिए। बर्न यूनिट पे हम इमरजेंसी में लेके गए, मैं 3 बजे से लेके उनकी डेथ होने तक मैं उनके सर पर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम, मैंने बच्चों को घर भेजा जी, आप रेस्ट करें, मैं हूँ। बच्चे आते थे हमारे सर पे, ये बेचारे थक गए थे। 24 घंटे हमने उनके पीछे। बाप को इस कंडीशन में देखना बहुत तकलीफ दे होता है। बाबडा हॉस्पिटल लेके गए हैं, उधर जी उन्होंने अंदर लेके गए, स्ट्रेचर डालते साथ ही डॉक्टर साहब ने कहा जी हमारे पास सर्जन नहीं है। सर्जन नहीं है तो आप हॉस्पिटल क्यों बना के बैठे हुए हैं? ये बाबडा का हॉस्पिटल लाइनमैनों के लिए होना चाहिए। ये मेडिकल का इलाज तो और कहीं भी होता है। करंट लगा हुआ है, आपको सबसे पहले तरजीह देनी चाहिए जिसको करंट लगा है, जो बर्न का पेशेंट है। उसने कहा जी हमारे पास सर्जन नहीं है। सर्जन नहीं है तेरे पास, तो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? ये रीढ़ की हड्डी के लिए, लाइनमैन रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए आप हॉस्पिटल नहीं है आपके पास। वहां से उन्होंने हमें रेफर किया जी जना हॉस्पिटल। और जिस एम्बुलेंस में हमें डाला उसका हूटर नहीं चल रहा। अनफॉर्चुनेट, बारिश का मौसम है और हूटर नहीं चल रहा जी उसका। ड्राइवर, ये बाबडा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बाबडा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, पीछे बैठे हैं, पेशेंट सीरियस पड़ा हुआ जी। आप क्या समझते हैं कि अगर ये तमाम मामलात ना होते तो किसी ताई, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह के हाथ में होती हैं सारी चीजें, अल्लाह ताला क्या का- जान बचाई जा सकती थी? जान बचाई जा सकती थी उसकी। जना लेके गया जी, जना वालों ने इमरजेंसी आईसीयू में रखा हुआ जी। एक गंदा सा, ये महकमा हेल्थ की यास्मीन राशिद को मैं बताऊंगा कि ये गंदा सा आईसीयू इमरजेंसी के साथ बनाया हुआ है, इन्फेक्शन से भरा हुआ है। एक बर्न यूनिट का पेशेंट है, आप उस इमरजेंसी में रख रहे हैं उसको। तो बर्न यूनिट जो आपने बनाया हुआ है, वो डेड पेशेंट उधर क्यों नहीं गया? पेशेंट, बर्न का पेशेंट तो बर्न यूनिट में जाना चाहिए ना। बर्न यूनिट वाले कह रहे हैं हमारे पास अपना नहीं है जी, बेड नहीं है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। लेस्को के जिम्मेदारान ने आपके साथ कितनी मुआवनत का लेस्को काम का किया? जो कौन था- कौन सा बड़ा अफसर आया यहाँ पर? सर जी, जो स्टाफ है ना, ऑफिस का स्टाफ, उन्होंने हमारे साथ पेशेंट को एक हॉस्पिटल से तीसरी हॉस्पिटल जाते सुबह 4-5 बजे तक वो हमारे साथ रहे हैं जी। जो स्टाफ था उनका, जो उनके कलीग थे, अफसर की तरह जुल्फकार साहब हैं जी अपना, उसके बाद मोहसिन भाई हैं जी, उसके बाद 5-6 बंदे तो हमारे सर पे, हमारे मोटो के साथ मोटा जोड़ा उन्होंने। अल्लाह उनको इसकी बाकी एसी जजा साहब, दे। हाँ जी, अपना एसी साहब हमारे साथ राब्ते में थी, एक्शन साहब हमारे साथ राब्ते में थे, एसडीओ साहब हमारे साथ राब्ते में थे। जितना उन्होंने किया करना अपना, उनकी मेहरबानी है। मगर ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम हॉस्पिटलों में आई है ना जी, उसका हम 24 घंटों में हम बड़ा इन्होंने हमारा जलील किया जी। कोट ख्वाजा से लेके जिना हॉस्पिटल तक। दुख में सबसे बड़ा ये है कि जो बाबडा हॉस्पिटल है, वो उसने तो हमें ऐसे अंदर गए हैं जी, हमारा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। करोड़ों लाखों तनख्वाहें लेते हैं जो डॉक्टर सर्जन है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती में एक चीज दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा कि जो हो गया, इन्होंने अपना प्यारा खो दिया, आइंदा ऐसा ना हो पाए। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस इंक्वायरी को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे करवाना पड़ेगा ताकि आइंदा से ऐसे हादसात ना हो कि काम आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई शख्स अपनी जान की बाजी हार जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप भी अजीज हैं जी, मैं उनके साला उम्र के मेरे बहन हुई। अच्छा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। सर, कितनी मुश्किल हो जाती है, बच्चे जाहिर है जितने भी बड़े हो जाए उनके लिए बाप का साया तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग जाहिर है घर के बड़े हैं, आपने इन मामलात को देखना है, क्या तवक्को करते हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, कहने का मकसद बहनोई थे हमारे, नेमुल बदल तो उनका नहीं हो सकता। बच्चे छोटे हैं, बाकी है कि वो मेहनती आदमी थे, अभी ड्यूटी को सरंजाम देते हुए शहीद हो गए हैं। वो सुबह जाते हुए शाम को आते थे, वो बड़ी थकावट होती थी उनको जी काम की। बाकी है कि जी उनके साथ जो है यूनियन दौरान साथ जरूर दिया है, बहुत उनकी एफर्ट किया है जी। इस हॉस्पिटल में हमें थोड़ी तंगी परेशानी हुई है,
बहुत ज्यादा। जैसे वापस अस्पताल उन्होंने रेफर कर दिया आगे कि हमारा काम नहीं है, जनरल अस्पताल में भी हमें इसी तरह की है जो है ना, यानी इत्मीनान आपको किसी जगह भी नहीं मिल सका। बाकी के जो यहाँ पे जो अफसरान जो आए हैं वो एक्सीएन साहब हैं, अब्दुल रब साहब, वो वहाँ पे आए हैं। हमारे जो दौरान जो है काजमी साहब हैं, वो हमारा उन्होंने साथ दिया है। बाकी अल्लाह ताला तमाम उन लोगों को जो इन लोगों के साथ, इन फैमिलीज के साथ अच्छा रवैया रवा रखा, जिन्होंने अल्लाह जज़ा अता फरमाए। लेकिन जिम्मेदारान की जिम्मेदारी से बहुत बड़ी है। आ जाना, चले जाना, पूछ लेना, दस लेना, ये मामलात जरूरी हैं, लेकिन ये इतने से मामलात हैं, आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है। इमरान खान साहब, इंक्वायरी होनी चाहिए कि 7 लाइनमैन 1 महीने में अपनी जान से हाथ कैसे धो देते हैं। कौन सा ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिवाइव कर रहे हैं? मामला तो रूटीन के है ना। अगर रूटीन के मामलात में इतने बड़े हादसात हो जाते हैं तो खुदा न खास्ता कल को आपको कोई बड़ा मामला दरपेश आता है तो आप लोग तो एक बड़ी तादाद में लाइनमैन खो देंगे। इसको समझने और सोचने की जरूरत है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज बात करिए सबसे कीमती चीज यानी इंसानी जानों के हवाले से, और ये शो चूंकि लेस्को के लाइनमैन्स की शहादतों के हवाले से है, उनके जख्मियों के हवाले से, उनके माजूरों के हवाले से है, तो कतई ये ना समझिएगा कि हम लेस्को के जिम्मेदारान से बात कर रहे हैं। मेरा ये जाती बिलीव है कि करंट सिचुएशन में हमें उनसे बात करनी बनती ही नहीं है। वजह क्या है कि उनके कानों के पर्दों पर जो आवाज पड़ेगी उनको समझ ही नहीं आएगी। तो मैं बात किससे कर रहा हूं? मैं तब्दीली के फ्लैग कैरियर इमरान खान साहब से बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब के अलावा लेस्को के मुलाजमीन का, कम से कम जिम्मेदारान का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाहे अगर स्विच करना चाहे तो स्विच कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनके जिम्मेदारान अगर ऐसा करते हैं तो ये बड़ी कोताही होगी। वजह क्या है कि ह्यूमन राइट्स का बहुत रौला डाला जाता है। बारहा हम ये बात करते हैं कि जनाब ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब, क्या आज तक कोई ऐसी लिस्ट तरतीब दी गई, क्या कोई ऐसे स्टैट्स तरतीब दिए गए कि लेस्को में शहादतें तो हो रही हैं, वापडा में शहादतें तो हो रही हैं लाइनमैन्स की, वो लोग जो माजूर हो जाते हैं, जो 100% माजूरी के शिकार हो जाते हैं या जुज़वी तौर पर अपने बुनियादी मामलात भी सरंजाम देने के काबिल नहीं रहते, क्या रियासत ने, और इतने बड़े प्रॉफिटेबल इदारा जो कि पावर जनरेशन के बाद एक्चुअली बिजनेस कर रहा होता है, क्या उन्होंने कोई ऐसी जिम्मेदारी अदा की कि इनको रिवाइव करने के लिए कोई आर्टिफिशियल हाथ, पांव, टांगे लगवाई जाएं? क्या इनको रिवाइव करने के लिए कोई इंतजाम हमारे पास मौजूद है? हमारे साथ शौकत साहब मौजूद हैं जी। इसी सतर पर हम मौजूद थे तो शौकत साहब भी यहाँ तशरीफ ले आए, उनसे समझते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शौकत साहब, पहले तो एक के बाद एक लाइनमैन जो है वो शहादत अपने सीने से लगा रहे, समझना ये चाहूंगा कि आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ जिसमें दोनों हाथ आपने खो दिए? 2012 मेरे नाल हादसा होया, मेरा करंट लागण की वजह से दोनों हाथ जेडे ने जाया हो गए। उस तो बाद मैं मजदूर हो गया और मैनू उन्होंने फारग कर दिता है, रिटायरमेंट कर दी। जो कानून के मुताबिक सी वाजबात मैनू उन्होंने दे थे। महकमे का शुक्रिया, दोस्त साहब का, यूनियन वालियां का, साजिद काजमी साहब का खास तौर पे, जिन्होंने हर वक्त और हुण भी मेरे ये यूनियन तो जाहिर है ना आपस का भाईचारा होता है। यूनियन का इदारे के साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक होता है जितना किसी भी जगह पर वर्कर्स मिलके कोई एक कम्युनिटी बना लें, यही है ना। क्या कभी कोई महकमे ने कोशिश की कि आप जाहिर खाना नहीं खा सकते, अपना नमाज तहारत के हवाले से मामलात को नहीं देख सकते, आप मोहताजी का शिकार हैं, इस मोहताजी से निकालने के लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम किया गया? नहीं जी, कोई नहीं। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾ ਦੇਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁੰਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इवन खाना खाना होता है, कुछ खाना तो कोई भी खिला सकता, खाने का नहीं मसला, मसला वाशरूम का है। कोई ऐसा सिस्टम देता जाए ताकि मैं वाशरूम तो फारग हो सकूं। खाना तो कोई दोस्त भी खिला देता है, खाने का कोई प्रॉब्लम, मसला सिर्फ वाशरूम का है। जो बेपरदगी कि मैं खा बच्चियां कमा के दोस्त कमा वाशरूम को जाना है,
ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰॉब्लम एक अस्पताल है वापडा हॉस्पिटल के नाम से, जानते हैं इसको? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾਪਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वो अच्छे आदमी थे ना, इसलिए ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਥੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਸਕੋ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ ਡਬਲ, ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਜੇ ਨਾ ਲੈਸਕੋ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ और फिर उन्हें बदल दिया गया। ਔਰ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह उनको जज़ा दे अगर वो अच्छा सोचते थे तो। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, अगर चीमा साहब को वापस उसे लगा दिया जाए तो साढ़े मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्या एक फर्द अच्छा आदमी अल्लाह ताला कोई पैदा कर दे, सिस्टम में उसको दाखिल कर दे, उस फर्द के जाने के साथ सारा निजाम क्यों गिर जाता है? ये निजाम हम मुस्तहकम क्यों नहीं कर पाते? सर गल है कि जिस बंदे को काम आंदा ना ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। अगर ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਜਾਏ और साढ़े 100% मसाइल जड़े नहीं हुए। एक अहम सवाल करना चाहूंगा, जो हादसा आपके साथ हुआ कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नजर आती है कि उस हादसे को रोका जा सकता था? रोका जा सकता है, हुण ते हो रहा है, सहूलतां दित्तियां जान, अगर मुकम्मल TNP दी जाए। नहीं, मैं हादसे की बात करूं, आपको करंट लगने का जो वाकया हुआ वो बुनियादी तौर पर कोई तारे नंगी होने की वजह से हुआ, कोई किस वजह से हुआ, क्या वजह क्या बनी थी? जो महल्ले दे जिथे ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਵੱਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। यानी कि सिर्फ आवाम के शोर होगा की वजह से तवज्जो हटी और आपको करंट ने आन घेरा। हाँ जी। अच्छा, आपके पास सेफ्टी मेजर्स के क्या सिचुएशन होती है? सेफ्टी गियर पूरे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि बड़े बड़े पोल्स होते हैं, एहलकार ऊपर चढ़ा हुआ होता है लेकिन उसके पास कोई हिफाजती लिबास मौजूद नहीं होता, इवन बुनियादी चीजें जो है वो भी उसने नहीं पहनी होती लेकिन वो ऊपर गया हुआ होता है। देखो जी, चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫਰਸੂਦਾ ਨੇ, ਗਲਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਰਮੀ ਚ ਪਾਓ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। अच्छा सर, ये वाकया कैसे हुआ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਵਾਮ ਪਾਈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 112 ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ और उस बाद डॉक्टर चीमा साहब ने यह सारा जरा ना उन्होंने मेरा काम किया। नहीं, मैं समझना ये चाहूंगा कि अगर गली उखड़ी हुई थी तो दो लोग चल के जा सकते थे उस गली में से? बिल्कुल जा सकते। तो वो स्ट्रेचर लेकर क्यों नहीं आते थे? बस इसी तरह ही ना उन्होंने कहा नहीं वो चारपाई थे, फिर उन्होंने उठा के मैंने बाहर लिया तो फिर उन्होंने शिफ्ट किया। आम लोग चारपाई पे डाल के आपको लेके गए। अब देखें कितनी तकलीफदेह चीज हो जाती है कि आम आदमी जब किसी हादसे का शिकार हो जाता है या कोई भी, वो आम आदमी हो सरकारी मुलाजिम हो, उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 के बनाए जाने के बुनियादी मकासद क्या थे कि उसको फौरी तौर पर वे में एक महफूज SOPs के तहत उसको कैरी किया जाए। कैरी सही तरीके से ना होने की वजह से बहुत से नुकसानात हो जाते हैं। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। बहरहाल ये सिचुएशन, अच्छा आप पहुंच गया और उस तो बाद डॉक्टर चीमा साहब ने केयर की थी, उन्होंने शुक्रिया, अल्लाह उन्होंने जज़ाए खैर दे और उन्होंने वजह तो मेरा जिहड़ा सी ना काम कुछ बचत हो गई। उस बाद ऑफिसर्स ने कहता कि जी ये बंदे बच्चा भर्ती नहीं करना क्योंकि आप तो 100% डिसेबल है। डिसेबल है मगर उन्होंने जी जिंदा है 100% डिसेबल की वही पर्क्स हैं जो शहीद की पर्क्स हैं। सरकार नहीं सी, फिर काजमी साहब की मेहरबानी ते खुर्शीद साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ। यानी
ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ एक लम्हे के लिए सोचें कि यूनियन ना होती तो आप अपनी इसी कंडीशन में कुछ नहीं सी फाइल उठा के दरवाजों पे खड़े होते। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਖੁਦ, ਫਿਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, फिर जाके ऑफिसर ने जड़ा वो काम किया है। खान साहब बाबा आपको शायद समझ आ रही होगी कि यूनियंस इतनी मुस्तहकम क्यों होती हैं, यूनियंस इतनी ताकतवर क्यों हो जाती हैं, यूनियंस क्यों इदारे के सामने सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। यही यूनियंस क्यों होती हैं जो डी चौक जाके ब्लॉक कर देती हैं। वजह ये होती है कि ये पब्लिक में मौजूद होती हैं, ये मुलाजमीन जो कि आपके और आपके महकमों के मुलाजमीन होते हैं, आपके लिए काम कर रहे होते हैं, और आप लोगों ने बेसिकली इन लोगों को हादसात का शिकार हो जाने के बाद, मसाइल का और अजियत मिल जाने के बाद इनको इनसे कता ताल्लुकी अख्तियार कर ली होती है आपके अफसरान ने। तो जब वो सब नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला किसी को तो सब करने के लिए सामने लाएगा, और जब यूनियन सब कर रही होगी तो भैया वो आपके सामने क्यों ना खड़ी हो, आपके गलत फैसलों के सामने वो क्यों ना सीसा पिलाई दीवार बने। और जब वो बनेगी तो फिर आप लोग तो ये कहेंगे, सरकारी अफसरान तो ये कहेंगे कि भाई जी कम नहीं करने देंगे, क्योंकि आप तो अपना काम कर नहीं रहे होते। तो जो काम इन्होंने करना है एक्चुअली ये इनका काम नहीं होता। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अपने जिम्मेदारान को उनको कहें कि खुदा का नाम है अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, यूनियन को आना ही ना पड़े। एक आम मुलाजिम का मसला है, उसका मुलाजिम का मसला ऑटोमेशन के तहत हल हो जाए, यूनियन को आगे आना ही ना पड़े, ताकि आपके लिए अजियत आम ना हो और आम आदमी आसाइश आफियत में रहे। गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये जुज़वी तौर पर माजूरी का शिकार है, ये भी लाइनमैन थे, अभी भी ऑब्वियसली सर्विस में हैं, लेकिन उस तरीके से सर्विस नहीं कर सकते, माजूरी का शिकार है, उनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। कितना अरसा हो गया लेस्को को, जिंदगी का कितना हिस्सा दे दिया? मैंने तकरीबन 20 साल दे दिया लेस्को। 20 साल लेस्को को दे दिए। हादसा कितना अरसा पहले हुआ? हादसा तकरीबन 2016 में हुआ। 2016 में, एक तवील अरसा गुजर चुका। तवील अरसा गुजर। रिवाइवल के लिए लेस्को ने कोई कोशिश की कि आपके हाथ की जो आजाद जो उंगलियां अंगूठा वगैरह मुतासरा है, इसको रिवाइव करवाया जाए? लेस्को वगैरह ने तो किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। जब मेरी ये हादसा हुआ था तो मेरी यूनियन ने, मेरे दोस्तों ने, साजिद काज़मी साहब ने, जनाब खुर्शीद साहब ने काफी एफर्ट की मेरे। अगर ये यूनियन ना होती, क्योंकि हुकूमत यूनियन से अक्सर नाराज ही रहती है बेशक कि ये काम नहीं करते, ये तंग करते हैं, ये चीजों को आगे नहीं बढ़ने देते, इस किस्म की शिकायत हुकूमतें करती रहती हैं, और हर हुकूमत का यही मसला होता है। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो शिकायत होती है, अपोजिशन में यूनियन के साथ दिलासे भी दे रहे होते हैं। अगर ये यूनियन ना होती तो फिर क्या होता? सर अगर यूनियन ना होती, यूनियन बेसिकली तनकीद करती है, गवर्नमेंट पे तनकीद करती है, मजदूरों के हक के लिए लड़ती है, इस वजह से जो यूनियन है उनको बड़ी बुरी लगती है। अच्छा, सेफ्टी गैजेट्स जो आपके होते हैं उनकी क्या सिचुएशन है? उनके सर वो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, हमारे TNP होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, वो बहुत कम आते हैं। बेसिकली हम लोग ज्यादातर तो खुद परचेज करके देते हैं। अगर जैसे ही हमारे पास TNP हमारी खत्म होती है, हम यूनियन अहदेदारान को कहते हैं, वो हमें काफी फैसिलिटेट करते हैं, जिस तरह भी है वो ला के देते हैं हमें। अपनी TNP के लिए, हिफाजत के लिए हर तरह की वो कोशिश करते हैं। यानी यूनियन करती है, लेस्को नहीं करती? लेस्को नहीं करती सर। तो ये काम तो लेस्को का है, आप लेस्को के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं कि यूनियन के लिए? सर बेसिकली तो हम लेस्को के एम्प्लॉई हैं, यूनियन के एम्प्लॉई तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए यूनियन बनी हुई है, वो हर महाज पे हमें सपोर्ट करती है। मैं तो एक बात सिंपली कहना चाहूंगा कि यार एक की जरूरत है पैसे भरन दी है, तनख्वाहें देते हैं, बड़ी बड़ी मराहत देते हैं, बड़े बड़े बंगले दिए होते हैं सरकारी अफसरों को, छोड़े पर क्या जरूरत है? खान साहब मिट्टी पाओ इस रोले थे, सारा काम यूनियन के हवाले करें, वो गिरते पड़ते किसी तरीके से लेस्को को चला भी लेंगे। तो अगर वो उन्होंने ही करना है सारे काम, बुनियादी मामलात उन्होंने ही देखने हैं, तो बाकी ये तारें जोड़ना, ट्रांसफार्मर लगाना, कोई खाते शाते सीधे करना, मेरे ख्याल से यूनियन के लोग इतने तो इक्विप्ड हो ही गए होते हैं। तो सरकारी मुलाजमों को घर भेजें, उन्होंने कहा भाई जाके आराम करें,
آپ اگر اپنے ہی امپلائیز کی سیفٹی کو نہیں دیکھ سکتے, ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, اور آپ کی موجودگی کے باوجود 1 مہینے میں 7 لائن مین اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں اور شہادت سمیٹ لیتے ہیں, زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو آپ کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں اپنا کوئی اور دھندا ڈھونڈیں, کوئی اور کام کریں. سوچئے گا اس پہ ضرور, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک, ویسے تو آپ کو بہت سارے مشیر ہیں, یہ ایک مشورہ ہماری طرف سے بھی لے لیجئے, شاید آپ کے اس ملک کے کام آ